किताबें हैं और किताबें, काफ़ी किताबें बिकती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कभी बिकना बंद ही नहीं करती और वे हमेशा पढ़ी जाती हैं और उनका पुनः पठन भी होता रहता है। मैं एक ऐसी पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ जिस पुस्तक के बारे में गोपाल कृष्ण गांधी ने यह बात उसके प्राकथन में लिखी है। यह पुस्तक नाम है तीसरी फसल, भारत के निर्धनतम जिलों की दास्तान। लेखक हैं पी साईनाथ। पी साईनाथ को मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। इसका हिंदी अनुवाद आनंद स्वरूप वर्मा ने किया है और प्रस्तावना जो है वह गोपाल कृष्ण गांधी ने लिखी है। पी साईनाथ स्वतंत्र पत्रकार हैं। वह ऐसे पत्रकारों में शुमार होते हैं जिन्होंने भारत की गरीबी, शोषण, भूखमरी और दलित और उत्पीड़ित वर्ग को और उन पर होने वाले अत्याचार को अपनी कलम से आवाज़ दी। देश की जो नई आर्थिक नीति है, उदारीकरण है, औद्योगिकरण है, उसका आम आदमी पर क्या दुष्प्रभाव पड़ा है, उसकी बात उन्होंने अपनी पत्रकारिता में की और अत्यंत विषम और दुरूह परिस्थितियों में रहते हुए भी उन्होंने गांवों की यात्रा की और यह अपनी रपटों के जरिए बताया, अपनी रिपोर्टों के जरिए बताया कि भारत का जो नौकरशाही और सुविधा संपन्न वर्ग है, यहाँ तक कि ग्रामीण इलाकों का भी, वह किस तरह बर्बर है, किस तरह स्वार्थी है, किस तरह सक्षम है और किस तरह वह गरीब को और भी गरीब बनाए रखने में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। 1957 में पी साईनाथ का जन्म हुआ। ब्लिट्ज अखबार से वो जुड़े रहे। 1993 में उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया फेलोशिप के तहत इस पुस्तक पर काम किया और इस पुस्तक का नाम, अंग्रेजी में लिखी गई ये पुस्तक थी, हिंदी अनुवाद इसका आनंद स्वरूप वर्मा ने किया है। अंग्रेजी में इस पुस्तक का नाम था एवरीबॉडी लव्स अ गुड ड्राउट, यानी हर किसी को एक अच्छे सूखे से, अकाल से प्रेम है। यह पुस्तक दुनिया की बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। हिंदी में यह अब आई है। लगभग 30 बड़े विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता से जुड़े पाठ्यक्रमों में इस पुस्तक को शामिल किया गया है। यूरोपियन कमीशन ने नटाल प्राइज और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने इस पुस्तक के लिए उनको बोयरमा जर्नलिज्म प्राइज भी दिया था। पी साईनाथ जनपक्षीय पत्रकारिता के बड़े हस्ताक्षर रहे हैं। आनंद स्वरूप वर्मा, जिन्होंने 50 वर्षों से अधिक समय से भारत और दुनिया भर में चल रहे आंदोलनों को कवर किया है, उन्होंने इसका अनुवाद किया है। प्रस्तावना गोपाल कृष्ण गांधी ने लिखी और जो इस प्रस्तावना में जो बातें उन्होंने लिखी है, मैं उनको मूल बातें बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पी साईनाथ ने कि इस पुस्तक की तारीफ करते हुए गोपाल कृष्ण गांधी लिखते हैं कि जिस तरह से महात्मा गांधी की पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी जो उनकी अपनी आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जिस तरह से वह पुस्तक, या जिस तरह से ग्रेप्स ऑफ रॉथ जॉन स्टाइनबेक की पुस्तक है, जो दुनिया भर में चर्चित पुस्तक रही, जिसके चलते उनको उस पर बनी फिल्म के लिए नोबेल प्राइज़ भी बाद में 1962 का इस पुस्तक के लिए मिला था, या जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म जैसी पुस्तकें, जो कालजयी पुस्तकें हैं, जो इंसानी हाथों में होते हुए हमेशा जीवंत रहती हैं, इंसानी दिमागों में जीवंत रहती हैं और अपना लंबा असर छोड़ती हैं, उसी तरह से पी साईनाथ की इस पुस्तक को भी देखा जाना चाहिए। वो बाकायदा गोदान की बात करते हैं, सत्यजीत रे की फिल्मों की बात करते हैं और यह बताते हैं कि पी साईनाथ का जब जन्म हुआ उसी साल मदर इंडिया भारत में प्रदर्शित हुई थी। मदर इंडिया और सन ऑफ इंडिया जो पुस्तक जो फिल्म बाद में आई थी,
उन्होंने भारतीय समाज के जिस स्वरूप को रखा था, यह संयोग है कि पी साईनाथ ने इस पुस्तक के माध्यम से वही बातें की। जो 5 बिंदु गोपाल कृष्ण गांधी इस पुस्तक के बारे में देते हैं, मैं चूँकि पुस्तक के बारे में चर्चा कर रहा हूँ तो गोपाल कृष्ण गांधी जी से ज़्यादा अच्छी समीक्षा और प्रस्तावना मैं इस पुस्तक के बारे में नहीं बता सकता था, राय नहीं रख सकता था, इसलिए मैं उसी के अंश बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ लग सके कि इस पुस्तक को क्यों पढ़ा जाना चाहिए और क्यों खरीदा जाना चाहिए। गोपाल कृष्ण गांधी कहते हैं कि इस पुस्तक में 5 तथ्यों की बात करते हैं पी साईनाथ। वे 5 तथ्य जो है वो शर्मनाक सत्य हैं, जो आज के भारत की हकीकत हैं और जिनसे यह पुस्तक पिछले 3 दशकों से इसलिए महत्वपूर्ण बन पड़ी है कि आज की तारीख तक ये स्थितियां बदली नहीं हैं। पहला, अमीर और भी अमीर होने की कोशिश कर रहा है और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में भारतीयों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इसी के साथ साथ भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीबों की तादाद भी बढ़ रही है और जो गरीब है वो और भी गरीब होता जा रहा है। ये दुनिया के सबसे विश्वसनीय आंकड़े भी बताते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं कि आबादी का एक छोटा सा हिस्सा जो है वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल तो हो रहा है, लेकिन अधिकतर लोग इसलिए गरीब हो रहे हैं क्योंकि जो अधिकतर आबादी है उसको दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में जीने के लिए छोड़ दिया गया है। यानी सरकारी योजनाएं, प्रशासन, शासन, सत्ता कोई भी उन गरीबों का ध्यान नहीं देती है और उनके लिए कोई योजनाएं नहीं बनाती है। अगर उसे मुफ्त का अनाज दिया जाता है तो इसलिए नहीं कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, बल्कि इसलिए दिया जाता है कि वह जीवन भर भिखारी बना रहे, जीवन भर कटोरा लेके खड़ा रहे और जीवन भर मुफ्त का अनाज खाता रहे और मत देता रहे। तीसरी चीज़ कह रहे हैं कि सूखा, बाढ़, भूकंप, सुनामी, महामारी, दंगा हिंदुस्तान पर जिस तरह से एक धब्बे की तरह से हैं, उसी तरह से हमारी जो गरीबी है और उस गरीबी का जो ढिढोरा है और यह कहा जाता है कि तुम जन्मगत गरीब हो, यह भी एक धब्बे की तरह से पी साईनाथ की पुस्तक यह भी बताने की कोशिश करती है। चौथा जो बिंदु है वह यह है कि जो ग्रामीण गरीबी है उसी तरह की एक पीड़ित समुदाय है जो उपनगरीय महानगरों में गंदगी के बीच रहता है। यानी ये नहीं है कि गांव का गरीब गरीब है और शहर में रहने वाला, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला आदमी बहुत अमीर है। दोनों जिंदगी का संघर्ष कर रहे हैं। अगर गांव में गरीबी को झेल कर वह शहर में आ जाता है और झुग्गी झोपड़ी में रहता है तो यहाँ भी वह उसी पिछड़ेपन का प्रतिनिधित्व करता है। और पांचवी बात जो है वह ये है कि जो औपनिवेशिक अतीत है भारत का, स्वतंत्रता सेनानियों की जिनकी संख्या कम रह गई है, वह उसके बाद एक वर्चस्ववादी तबका ऐसा पैदा हुआ है जो सारे संसाधनों पर कब्जा कर रखा है और जिसने डिजिटल भारत पर भी कब्जा कर रखा है और जो हर तरह से अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए एक भ्रम का संसार पैदा करता है। पी साईनाथ इस पुस्तक के माध्यम से भारत के निर्धनतम जिलों में जाते हैं और वहाँ पैदा हो रही असमानता की बात करते हैं। वह अपने अनुभव से यह पाते हैं कि आखिर भारत ऐसा क्यों है और ऐसी क्या बात है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी गरीब और गरीब होता जा रहा है, गरीबों की तादाद बढ़ती जा रही है, एक तरफ अमीर बढ़ रहे हैं। ये ऐसा हुआ है कि भारत में अमीरों की संख्या, खासकर अरबपतियों की, सुपर अरबपतियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही, लेकिन गरीबों की गिनती भी कम नहीं हो रही है और जो जीवन संघर्ष है आम लोगों का वह बढ़ता जा रहा है। इस पुस्तक का नाम तीसरी फसल क्यों रखा गया, पी साईनाथ ने उसके बारे में भी लिखा है और एक घटना बताई है कि जब वे इस पुस्तक के सिलसिले में गए थे तो एक व्यक्ति से उन्होंने कहा कि यहाँ क्या दिक्कत है। उन्होंने उस व्यक्ति का नाम भी लिखा है। तो उसने कहा है कि हम लोग आंदोलन करते रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन केवल मौसम की मार नहीं सहते। आजकल तो अकाल राहत के नाम पर भी पैसा काटा जा रहा है। और फिर वो बताता है कि यह तीसरी फसल है, यानी इस इलाके में जो 2 फसलें होती हैं रबी और खरीफ की, वह तो होती ही है, तीसरी फसल जो है वह भ्रष्टाचार की है। मधु दंडवती ने इस पुस्तक के बारे में कहा था कि यह पुस्तक जिस तरह से महात्मा गांधी जी की पुस्तक या नेहरू जी की पुस्तकें
उपयोगी थी, या जिस तरह से नेहरू जी भारत की खोज लिखते हैं, उस तरह से इस पुस्तक को भी आप यह कह सकते हैं कि यह पुस्तक गरीब भारत की खोज कर रही है, उस गरीब भारत की खोज जिस भारत के बारे में आपको जानना चाहिए। मधु दंडवती ने एक बार कहा था कि मुझे जान से मार डालो क्योंकि मैंने देश में गरीबी के आंकड़े को दोगुना कर दिया है। पी साईनाथ इस पुस्तक में बताते हैं कि किसानों की आत्महत्या, किसानों की बदहाल स्थिति का जिम्मेदार अगर कोई है तो वह वही व्यवस्था है जो अंग्रेज़ों के दौर में जमींदारी को साथ लेकर भ्रष्ट जमींदारों के साथ मजदूरों का जिस तरह से किसानों का शोषण होता था। वो कहते हैं कि इस पुस्तक में जो बेढंगी रफ्तार है देश और दुनिया की, वह जस की तस जारी है। आज़ादी जो मिली है वह आर्थिक स्तर पर नहीं आई है। इसके तहत वे जो अध्याय उन्होंने रखा है वो ग्रामीण भारत को जानने की यात्रा एक भूमिका की तरह से, वो वही रफ्तार बेढंगी रिश्ते हुए नीचे पहुंचता है। करोड़ों के लिए स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, ग्रामीण भारत में शिक्षा पाने का जो सुख है उसकी बात करते हैं, परियोजनाओं के फेल होने की बात करते हैं, जिंदा रहने के लिए जो गरीबों का संघर्ष है उसकी बात करते हैं, सूदखोरी का जो माया जाल है, देनदार लेनदार और कर्ज वाला जो गिरोह है जो भारतीय ग्रामीणों को पकड़ रखे है उसकी बात करते हैं, अपराध की बात करते हैं कि लगातार गंवई जीवन में किस तरह से अपराध व्याप्त है और किस तरह से ठेकेदार, तानाशाह, शराब निर्माता और इनका गठजोड़ जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के जो अलग अलग चरित्र हैं उनके बारे में भी लिखा है। पानी की समस्या के बारे में भी वो बताते हैं और इस बात का भी उल्लेख करते हैं कि खुद अपने हथियारों से जब गरीब जवाबी हमला करता है तो क्या होता है। यह पुस्तक कहानी के ढंग से लिखी गई है। जो कुछ पी साईनाथ ने देखा है गाँव में, जिन चरित्रों से मिले हैं, वह देश भर में घूम घूम कर वह सब कुछ इस पुस्तक में दर्ज है, एक जगह पर दर्ज है। और अफसोस सिर्फ इतना है कि दशकों तक की यात्रा के बाद आज भी भारत की स्थिति में वह बदलाव नहीं हुआ है। यह पुस्तक जब हिंदी में आई है, अंग्रेजी में लिखी गई थी, तब से लेकर अब तक सत्ताएं बदलती रही, शासन बदलते रहे, कांग्रेस गई, भारतीय जनता पार्टी आ गई, उदारीकरण का दौर और भी अधिक व्यापक हुआ, सड़कें और चौड़ी हुई, लेकिन गरीबों की जो स्थितियां हैं, उनके ऊपर जो होने वाले अत्याचार हैं, किसानों की जो दुर्दशा है, वह कहीं भी बदला नहीं है। अगर भारत के भीतर जो भारत बसता है, जिसमें मौन है, जिसमें भूख है, जिसमें सूदखोरी है, जिसमें कष्ट है, जिसमें दुर्दशा है, कुल 68 रिपोर्टें इस पुस्तक में दर्ज हैं, 10 लेख, 29 तस्वीरें हैं जो गरीब भारत, शोषण के शिकार लोगों की पीड़ा को दर्शाती हैं और यह भी बताती हैं कि कोई भी सभ्य मनुष्य और सभ्य समाज तब तक विकसित नहीं हो सकता, तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक कि वह वंचित तबका 2 वक्त की रोटी नहीं खा लेता, अपने को सुकून और सुरक्षित नहीं महसूस कर सकता। पेंगुइन रैंडम हाउस की समूह ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य 499 रुपये है और इसकी पृष्ठ संख्या जो है वह 466 है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।